चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार टेक्निकल व्यू भी समझ लेते हैं कि बाजार पर अब इन लेवल्स के लिए क्या करें। एक्सपायरी तो बस अब कुछ देर में होने ही वाली है, लेकिन आगे क्या ये मोमेंटम सस्टेन रहेगा? नरेश मिरानी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, बाजार ने दोनों तरह के मूव्स दिखाए, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी आज दिन भर के ट्रेड में देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जो मूव्स सुबह के ओपनिंग के साथ जो ट्रेड मूव्स दिखे उसे सस्टेन भी किया और अब बढ़त की तरफ भी बढ़ रहा है बाजार। क्या लग रहा है आपको, ऐसे में ये आज के मूव्स रहेंगे या फिर अभी तेजी रह सकती है? क्या लेवल्स इंडेक्स पर देख रहे हैं और आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हो? अगर हम देखें कि जो लोज थे कल के 15,350 के पास, 350 370 के पास, वहीं से आज भी रिकवरी हुई है और जो पहले वाला गैप था 15,600 ऑड के आसपास, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो ये बैंड है अभी फिलहाल 15,600 630 क्रॉस करने पे नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है 15,850 900 तक। सो ओवरऑल यही रेंज बाउंड मूव्स है और वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि जनरली जब एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस रहता है तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है इंट्राडे में। एक पॉजिटिव इंडिकेशन जो आज के वॉलेटिलिटी से ये है कि मार्केट एक कोशिश कर रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने का। और स्टॉक स्पेसिफिक ये टाइम पे मेरा कॉल रहेगा, एक कॉन्ट्रेरियन बाय रहेगा, बाय हिंडाल्को, यहाँ पे स्टॉप लॉस 300, टारगेट 350। और दूसरा बाय रहेगा विप्रो जो काफी गिर चुका है ऊपर से 40-45% डाउन, एक लार्ज कैप स्टॉक आईटी में जो एक लीडिंग सेक्टर था पहले। यहाँ पे एक बाउंस बैक हो सकता है 460 तक, स्टॉप लॉस 400। ओके नरेश, बिफोर वी लेट यू गो, एक चीज हाईलाइट करनी है। कल दोपहर को जब हमने आपसे कॉल्स मांगी थी, कल के मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आपने कहा कि इस स्थिति में मैं कोई कॉल्स नहीं देना चाहूंगा। अब आपको सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं ना यहाँ से? हाँ, जैसे ही एक प्राइस पॉइंट पे एक सपोर्ट लेवल बनता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि आज के जो मूव्स थे उसमें अगर हमने देखा तो सुबह से स्टॉप लॉसेस इंट्राडे में ट्रिगर हुए होंगे दोनों साइड पर। आज जो 15,350 पे फिर से सपोर्ट लिया तो वो एक स्टॉप लॉस बन जाता है और अच्छा स्टॉप लॉस बन जाता है, जहां से स्टॉक स्पेसिफिक भी वो हिसाब से स्टॉप लॉसेस बन जाते हैं आज के लो पर। बिल्कुल नरेश, हम आपके स्टॉक्स नोट डाउन भी कर रहे हैं और आपके व्यूज ऑन द इंडेक्स भी। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विप्रो में 460 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एक बार बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन चलिए, कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। 15,500 के पास बाजार ने सपोर्ट लिया, अब 15,500 के पार ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 15,628 का हाई बनाया था, उसी के आसपास इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज के सेंटिमेंट आप कैसे देख रहे हैं? तो धन्यवाद पहले शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में जो कहा था कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो अनसेटल करने की वॉलेटिलिटी, तो आज भी हम देखें तो मेजर प्राइस डैमेज नहीं था। बट हाँ, जब हम फर्स्ट हाफ में देखे थे तब निफ्टी कुछ 150-200 पॉइंट्स कुछ ऊपर था। इंटरडे करेक्शन ऑलमोस्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स नेगेटिव हो चुका था और वहां से हम देख रहे हैं कि वापस से रिकवरी आई है इंडेक्स में। तो ये अनसेटल करने की वॉलेटिलिटी है रादर देन मेजर प्राइस डैमेज। ये जनरली होता है जब मार्केट्स में नया ट्रेंड स्टार्ट होना होता है, तब हम दोनों जनरली कहते हैं कि लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स दोनों को सिस्टम से बाहर निकालते ताकि एक नया ट्रेंड शुरुआत हो सके इंडेक्स में। तो पॉसिबल है कि ये एक संकेत है मार्केट में कि आने वाले कुछ एक दिनों में एक अच्छा फिजिबल बॉटम बन सकता है और नया ट्रेंड बन के आ सकता है। यहाँ पे हम अगेन वी गो बैक टू द बेसिक्स ओवर हियर। तो हम यहाँ पे हमेशा लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। तो हम जो लास्ट 4 से 5 दिन की लेवल्स देखे, 15,200-250 के आसपास सपोर्ट आ रही है इंडेक्स में और करीबन 15,650 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर ट्रेंड गेज करना हो तो ये लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब यहां से हम एक्सपेक्ट करें कि और 500 से 700 पॉइंट की अप मूव या डाउन मूव आ सकती है इंडाइसेस में। तो फिलहाल बायस बुलिश, बट ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स जिस भी लेवल्स को इंडेक्स क्रॉस करे तब हमें नेक्स्ट मूव ट्रेंडिंग साइड के लिए खेलना चाहिए। कुणाल, बिफोर वी गो ऑन द कॉल्स, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट नरेश ने हाईलाइट किया और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं शायद, कि जब सिंगल डे में, यानी अभी तक तो हम देख रहे थे कि एक-एक दिन की मूव है, एक दिन बाजार प्लस है, एक दिन नेगेटिव, एक दिन, लेकिन एक ही दिन में आपको दोनों तरह के मूव दिखा दे, दोनों तरह के ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। रिमेंबर दोपहर को वी वर जस्ट टॉकिंग, उस टाइम पर बाजार की क्या कंडीशन थी और अब इस वक्त बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। ये क्या स्टेट करे, ये बॉटम नियर है, ये कहना चाह रहे हैं आप दोनों? जी हाँ, तो ये जनरली होता है सुबह। अगेन मैं एक आई गो बैक 2 years बैक, मार्च 2020 की बात करें तो अगर हमें वो दिन याद है, करीबन 15 मार्च था जब पहला लोअर सर्किट लगा था इंडेक्स में। इंट्राडे हमने लोअर सर्किट से कवर करके फुल अपर सर्किट पे आ गए थे इंडेक्स। तो ये इंडिकेशन था कि डाउन साइड एंड अपसाइड दोनों साइड की वॉलेटिलिटी हमने देखी।
23 मार्च को हमने बॉटम बनाया इंडाइसेस में, तो हालांकि वो टाइम में करेक्शन बहुत ज्यादा स्टीप था, वो टाइम में करेक्शन बहुत ज्यादा स्टीप था, वहां से आई थिंक इंडेक्स और कुछ 500-700 हजार पॉइंट गिरा था निफ्टी। मैं वो लेवल्स पे नहीं जाना चाहता हूं, बट मैं एक इंडिकेशन देना चाहता हूं कि जब ऐसी वॉलिटिलिटी आती है तब बॉटम बहुत क्लोज बाय हो जाता है। बिल्कुल कुणाल, ना कोई वो लेवल्स को याद करना चाहता है ना ही वो सिचुएशन को, लेकिन अब फिलहाल इस सिचुएशन में ट्रेडिंग पिक्स आप क्या देंगे? तो मैं अगेन बाय कॉल्स या बाय के लिए बायस रखूंगा। पहला स्टॉक जो रहेगा मेरा वो रहेगा M&M पे। हम ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, काफी सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिखाया है। टीवीएस मोटर्स जो मैंने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था, आई थिंक वो एक अच्छा मूव दिखा रहा है, बट मेरे दिमाग से आई थिंक M&M भी वापस से जोश में आ सकता है अपने न्यू हाई को क्रॉस करने के लिए। मेरे दिमाग से शायद कुछ एक दिनों में पॉसिबल हो सकता है कि ये स्टॉक एक नया मूव दिखा सके। 1050 का टारगेट रख सकते हैं M&M पे, स्टॉप लॉस 985 का। और सेकंड स्टॉक थोड़ा सा डिफेंसिव है, बट टोरेंट फार्मा अगेन बाय इटसेल्फ चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, फ्लैग पैटर्न को क्लोज कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ से भी शायद 200 पॉइंट्स की अपमूव आ सकती है। तो 3000 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं टोरेंट फार्मा में, स्टॉप लॉस 2750। कुणाल, आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, मंडे जून 27 को M&M पे बहुत ध्यान रखिएगा आप। आपको मालूम है क्या होने वाला है? मालूम है क्या होने वाला है? नहीं, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज महिंद्रा की जो हाईएस्ट रनिंग एसयूवी थी अभी तक की, लेजेंडरी स्कॉर्पियो, वो अपने नए अवतार में रिलीज हो रही है। वाह। तो बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। और बता दूं मैं आपको कि एसयूवीज में महिंद्रा पाइनियर था। वो एसयूवी तब बना के बेचते थे जब इंडिया को एसयूवी मालूम नहीं था क्या होता है, 20 साल पहले। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली क्या हुआ कि लूज किया मार्केट शेयर। बहुत सारी कंपनी, हर आदमी एसयूवी लॉन्च किया, हर कंपनी ने एसयूवी लॉन्च किया, लूज किया मार्केट शेयर। दे हैव कम बैक इन एसयूवीज, इनफैक्ट मार्केट शेयर रीगेन कर रहे हैं। और एक्सयूवी 500 तो सुपर हिट प्रोडक्ट है, 10 महीने की वेटिंग चल रही है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि जो आपका स्कॉर्पियो आ रही है नई अवतार में, वो भी धमाल कर देगी। तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप 27 जून को ध्यान रखिएगा, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज रिलीज हो रही है। बाकी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नागराज शेट्टी, राजेश पालविया और रुद्र मूर्ति। रुद्रा, आपके चेहरे पे एक स्माइल नजर आ रही है, लग रहा है आपने बाजार को वापस से सक्सेसफुली टाइम किया। क्या ट्रेड ले रखा है आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी? Yeah, good afternoon Ajay ji. Also good afternoon to all your viewers and also panelists and to your team. मेरे को ये लगता है 2-3 बार अभी मार्केट इज टेकिंग डेफिनेट सपोर्ट एट लोअर लेवल। आज मैं ट्वीट भी किया, इधर जाके शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट सेलर्स बिवेयर। And what is very important is market is now not at 18,000 or 18,600 और pessimism बहुत है मार्केट में। Everyone wants to short now this market and these are times clearly when market will give at least a short term bounce। मेरे को ये पता नहीं है अभी बॉटम बन गया है कि नहीं, बट ये पता है कि इधर शॉर्टिंग नहीं करना है। And please observe, आज का वॉलेटिलिटी everyone are talking intraday, वीकली एक्सपायरी भी है, आज का वॉलेटिलिटी इंट्राडे में बहुत है। बट एस्टरडे का लो देखो निफ्टी फ्यूचर्स पर, वो है 15,350 एंड टुडे वी हैव टेकन क्लियर सपोर्ट देयर। सो 15,350 नाउ will be a very crucial support for me। मार्केट 15,350 का नीचे नहीं क्लोज किया तो this market has made a short term bottom। I will be a buyer at current level and on any dip, and let me tell you there are fabulous opportunity available in F&O to go long, mid cap small cap available at mouth watering price, and this is not a buy but a great buy। ट्रेडिंग आइडिया भी दे दीजिए रुद्रा। या trading ideas। Yes, okay, for me, Ajay ji, and I really vouch your views and respect you as well as Nikun sir. Continuously you were talking about automobile as a sector. Last time, even after a long time when I came back, I spoke about Tata Motors and Maruti, and that was just the beginning of the move। Maruti has already gone 500 rupees from those level, still it will continue। So for me positionally still there is lot of money to be made in automobile। So for me Maruti, M&M, Tata Motor, TVS Motor, all from autos including even two wheeler like Hero Honda looks very very good। पहला मैं M&M को सजेस्ट करना चाहता हूं because Maruti is already 500 rupees up from levels when I suggested last week। So M&M को अभी बाई किया तो
1050 का टारगेट इमीडिएट रखना है, स्टॉप लॉस इसका 990 है। Tata Motor also looks very, very strong. Might be at 380. Last week, the risk reward was much favorable, but even at current market price, it's a buy. Look at target of 425 with a stop loss of 395. And right now, I will also be picking IT as another sector. This will definitely outperform in coming days. So I see valuation also slowly giving comfort fundamentally. IT will be the next sector to continue the up move and support the market. And I am bullish. Autos and IT will lead the bull market. ये रुद्रा, आप जब दो बार एक ही बात को बोलते हैं तो लगता है थोड़ा और तवज्जो देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं इट इज नॉट ग्रेट, इट्स अ ग्रेट बाय। जब आप ये बोलते हैं ना तो हमारा ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है कि शायद इसको ज्यादा फोकस करके सुनना है। लेकिन M&M और खैर ये सारी कॉल्स तो चलिए हम ऑलरेडी व्यूअर्स को बहुत दिनों से दे रहे थे। वे ग्लैड टू सी कि आपका व्यू अब बुलिश है ऑटो स्टॉक्स पे, और दूसरा आपने बुल रन के लिए बोला IT स्टॉक, जिस पर हम टाटा मोटर्स थोड़ा डिफरेंशिएटेड कॉल है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट आज नेक्सॉन में एक आग लगी वीडियोस अपने चलाएंगे अभी थोड़ी देर में। टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रेशर आया। राजेश को भी वेलकम करते हैं। राजेश, आप क्या ट्रेडिंग आइडियाज ले रहे हैं बाजार में? नेट एडजस्टेड फॉर द वॉलिटिलिटी तो बाजार पॉजिटिव ही है जो हमारी लास्ट बात हुई थी उसके बाद से। या गुड आफ्टरनून अजय जी। बिल्कुल, तो देखिए वॉलेटिलिटी तो रहती है, जनरली हम देखते हैं वीकली एक्सपायरी जब ऑप्शंस की होती तो ये वॉलेटिलिटी प्ले आउट करती है, और वापस से हमने 15,500 के लेवल को रीगेन कर लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ से कंफर्ट बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है अगर यहाँ से और 15-20 पॉइंट और अप मूव आता है निफ्टी में तो लगता है एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे और देखने को मिल सकती है, और हो सकता है ये लेवल 15,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। और बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूँ तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट एक टर्निंग पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। 33,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं 33,120 का लेवल। अगर वो लेवल को अब बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें लगता है यहाँ पे भी एक अप मूव यहाँ पे वीकली एक्सपायरी के चलते एक अच्छा मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और हो सकता है हम वापस से 33,400 के लेवल को भी रीटेस्ट करें। तो 33,120 का लेवल बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से, और हमें निफ्टी में लगता है 15,530-35 का जोन अगर क्रॉस करता है निफ्टी स्पॉट पे तो यहाँ पे मूव कंटिन्यू होगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा IT सेक्टर से, और उसमें TCS हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफ़ी समय से हम ट्रैक कर रहे हैं, करेक्शन के बाद ये चौथा दिन है जहाँ पे TCS में एक पॉजिटिव टिक आते हुए दिख रहा है, और आज के सेशन में काफ़ी अच्छे एडिशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी एक जो बियरिश गैप फॉर्मेशन हुआ था 14 जून के आसपास, वो गैप को अब फिल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है TCS में यहाँ पे अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 3360 3400 तक के अपसाइड के टारगेट हम TCS में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3260 का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक है डिवीज लैब है। मल्टीपल टाइम हमने डिवीज लैब पे आपके यहाँ पे रिकमेंडेशन किया है, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जब से स्टॉक में गिरावट हुई थी हमने इसको रिजल्ट के टाइम से कवर किया है, और उसके बाद से अब जब ये रिवर्सल दे रहा है तो लोअर साइड से वापस हमें लगता है जो बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं अभी यहाँ पे, हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें और पिकअप होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिवीज लैब में 3750 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 3630 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब लिया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक है एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें मंथली सेटअप के हिसाब से भी तो 7 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन किया इसने रेंज में, उसके बाद अब ये मंथली चार्ट पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मंथली वीकली चार्ट इसके बने, हमें लगता है ये स्टॉक 300 प्लस के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से हम टारगेट यहाँ पे 295 का सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 274 का। चलिए 3 कॉल्स यहाँ पर आती हुई, लेकिन अजय अगेन डिफरेंशिएटेड कॉल्स आज हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट सारे टेक्निकल्स दे रहे हैं। डिवीज लैब पर राजेश की राजेश एक्चुअली 2-3 दिन से इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहा है अभी। इनफैक्ट इसमें जबरदस्त फंड सेलिंग आई थी, 2-4 फंड से तो मैंने ही बात की थी, सब ने माल अपना रिड्यूस किया था, 32-3300 तक आया था ये, वहां से राजेश इसको ट्रैक कर रहे हैं और आज भी डेज हाई की तरफ। बिल्कुल राजेश, आपने तो किस लेवल पे पहली बार आपके रेडार पे आया था? सो अजय जी, फर्स्ट इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था वो ऑलमोस्ट हुआ था इसमें 3560 के आसपास। वहां से हम इस पे कंटिन्यूस आपसे बाय, यहाँ पे हम जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रही बाय इसमें रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 3560 के लेवल से खरीदारी की राय हम दे रहे हैं और 3668 पर ये पहुंचता हुआ सिर्फ 4 सेशंस में स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नागराज शेट्टी भी हैं, उनका वेलकम करते हैं। नागराज, गुड आफ्टरनून। रुद्रमूर्ति और राजेश जी से जब हमने बात की उनका नजरिया पॉजिटिव है,
आपकी तरफ से भी आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स, क्या पॉजिटिव आप दे रहे हैं सारी की सारी खरीदारी की, और बाजार पर भी एक क्विक कॉल बताएं। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरे कॉल्स देने के पहले मैं निफ्टी के बारे में तो एक दो बात करना चाहता हूँ। निफ्टी कई दिन से एक शार्प वॉलेटिलिटी दिखने को मिला है और ऑब्वियसली एट द हायर लेवल्स 15,700 और 15,800 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। मेरे ख्याल से 15,300 टू 700 तक एक रेंज रहेगा। उधर तक जब भी रेंज में मूवमेंट होगा तभी तक हम एक वॉलेटिलिटी या हायर लेवल सेलिंग प्रेशर, लोअर लेवल्स बाइंग इमर्जिंग वो दिख सकेंगे। मेरे ख्याल से एक बार रेंज के ऊपर जाता है, एक्चुअल बाइंग अपसाइड मोमेंटम जब भी आएगा तभी 15,750 800 के ऊपर जब भी निफ्टी सस्टेन करेगा तभी एक बड़ा तेजी आने का संभव है। वो जो पिछला अपसाइड गैप है अराउंड 16,200 300 तक जा सकता है। तब तक रेंज बाउंड एक्शन, हाई वॉलेटिलिटी एंड मार्केट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। दूसरा है अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपसाइड है आज विद हाई वॉलेटिलिटी। मेरे ख्याल से एक बार वापस वो रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा 15,700 750 के आसपास एक आध दो दिन में। सो वो ध्यान में रखते हुए मेरा दो स्टॉक है, एक इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना और दूसरा PCBL। इंटेलेक्ट आप देखोगे कई दिन से एक कंसोलिडेशन मोमेंट, रेंज मोमेंट में घूम रहा था। अराउंड 630-35 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अभी ये 635-40 के आसपास एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और जो लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट टेक्निकली माना जाता है एक अपसाइड मोमेंटम के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से इधर से बाय करना चाहिए। अराउंड मैंने कॉल दिया था तभी अराउंड 641 40-50 था, अभी अराउंड 643 चल रहा है। इधर से लॉन्ग कर सकते हैं और अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 680 तक और 615 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नगरा जी, आपको कंग्रेचुलेट करूंगा मैं, आपने कुछ अपना सिटिंग अरेंजमेंट बदला है, बहुत ही शानदार नजर आ रहा है फ्रेम आपका। थैंक यू। इज दैट करेक्ट? किया है क्या? जी हाँ, मैं सुना नहीं। मैंने कहा आपने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अपना बदला है। यस आपका फ्रेम बहुत शानदार नजर आ रहा है। यस अजय जी, मैं मीडिया रूम के आ रहा हूँ। पहले थोड़े लाइट के और प्लेसेस के इशू हो रहा था, अभी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, इट्स लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल वही मैं मानसी प्रियंका से यही बात कर रहा था कि यार नगराज बहुत ज्यादा ही एकदम स्मार्ट नजर आ रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंटली कॉल्स दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं। आपने बताया आपने मीडिया रूम चेंज किया, लाइटिंग चेंज की है। सो दैट मींस लिटिल बिट ट्वीक और कितनी चीजें बदल जाती है। देखिए हल्का सा बैकग्राउंड चेंज किया और एकदम से थोड़ी लाइटिंग चेंज तो की। बाजार के भी लेट्स होप कि कब दिशा निर्देश बदले कि बाजार में भी अब आपको एक तरफ तेजी दिखे या फिर बॉटम के पास हो जाए। लेकिन इस बीच हमारे लगातार हमारी टीम की ईटीना और स्वदेश की टीम की कोशिश रहती है कि आप तक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए। हमारे साथ अब दो सहयोगी मेरे साथ है। इस वक्त मेरे साथ मेघना भी है और नयनतारा भी है। दोनों के पास एक्सक्लूसिव खबर। मेघना लेकर आई है हिंदुस्तान जिंक पर एक बड़ी न्यूज और साथ ही नयनतारा जो लगातार जोमैटो के ब्लिंकिट के एक्विजिशन पर भी न्यूज कवर करती रही है और अब उनकी खबर पर मुहर भी लगी है। पहले नयनतारा से शुरुआत करते हैं। नयनतारा, तो यानी कल इस बड़ी डील पर कुछ ना कुछ तो कंक्लूड कर ही सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ईटीना स्वदेश के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम जोमेटो की बात करें, आप एक काफी बड़ा डाइल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन ये होंगे ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स के लिए। हम इक्विटी डाइल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 7% इक्विटी डाइल्यूशन। ये शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स। ब्लिंकिट उसका नाम पहले ग्रोफर्स होता था, अब वो सारी डिलीवरीज 10 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं और यही है जो कंपनी जोमेटो खरीद रही है। ये होगा एक शेयर स्वैप 1:10 का, मतलब हर एक जोमेटो शेयर के लिए 10 ब्लिंकिट शेयर्स, और तभी इक्विटी डाइल्यूशन जो होगी वो 7% का होगा। ब्लिंकिट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक को अब 3.5% से ज्यादा स्टेक मिलेगा जोमेटो में। हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम ब्लिंकिट की बात करें, काफी वैल्यू इरोजन हो चुकी है। पिछले साल जोमेटो ने जब इन्वेस्टमेंट किया था ब्लिंकिट में, वो $1 बिलियन प्लस से ज्यादा था वैल्यूएशन। अब हमें बताया जा रहा है सिग्निफिकेंट वैल्यू इरोजन है, शायद $700 मिलियन से भी कम। तो आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश, हम आपके लिए सारी बड़ी खबरें ला रहे हैं सबसे पहले। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर जोमेटो लगातार फोकस में है, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव लेकर हमारी सहयोगी मेघना भी हमारे साथ जुड़ी है। मेघना, बताएं।
जी, जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में वो 29.5% है और ये हम जानते हैं कि जो वेदांता के साथ जो लिटिगेशन चल रहा था इस स्टेक को लेकर वो 2009 से चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये अपना रेजिडुअल स्टेक नहीं सेल कर पा रही थी। तो ये हमने सबसे पहले ये आपके सामने स्टोरी ब्रेक करी थी कि वेदांता अपना आर्बिट्रेशन विड्रॉ करने वाला है, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल गवर्नमेंट लेने वाली है। तो जो अब जो कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है उसके बाद जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये हिंदुस्तान जिंक का अपना जो स्टेक है वो जल्द से जल्द सेल करना चाहती है और इस पे काम शुरू हो चुका है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं इसके लिए वो 1 मंथ के अंदर ही अंदर अपॉइंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो 29.5% स्टेक है तो दीपम जो प्लान कर रही है वो एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस में ये OFS के थ्रू प्लान कर रही है अपना स्टेक सेल। और ये हम जानते हैं कि जो करंट टारगेट है इस ईयर का 65,000 करोड़ रुपीस जो LIC से जो पहले दीपम सोच रही थी कि वो मीट कर लेगी, वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें अपना क्वांटम स्टेक रिड्यूस करना पड़ा LIC में जो उन्होंने सेल किया है, जिसकी वजह से अब उन्हें ये सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से ये 65,000 करोड़ का टारगेट मीट हो। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये हिंदुस्तान जिंक का जो OFS है वो जल्द से जल्द लाया जाए, इस पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट 1 मंथ में हो जाए और उसके बाद ये कितना स्टेक वो फर्स्ट OFS में लाएंगे वो डिसाइड करेगी। ये 29.5% का जो पूरा स्टेक है इससे लगभग गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे, लेकिन ये पूरा स्टेक एक बार में नहीं सेल करना चाहती है, एटलीस्ट 2 to 3 ट्रांचेस आएंगे। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि जो 1 मंथ के अंदर जब ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो जाते हैं वो एग्जैक्ट क्वांटम क्या डिसाइड करते हैं हिंदुस्तान जिंक का जो OFS के थ्रू वो सेल करेंगे। ऑलराइट, मेघना, नयनतारा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ये 2 बैक टू बैक एक्सक्लूसिव देने के लिए। वापस आते हैं मार्केट पे और आज मार्केट में एक ही स्टार है और वो है मारुति। 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आया है, 6% अप डेज हाई। मतलब आपने सुबह भी लिया होता जब हमने आपको सुबह की कमेंट्री में बताया था कि येन 24 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया है, बहुत सारी चीजें पलट रही हैं और ये 8,000 क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद भी ये 250 रुपये 8,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये फायदा मिलेगा आपको टेक्निकल और फंडामेंटल के जॉइनिंग द डॉट्स पे सिर्फ यहीं पे ET9 स्वदेश में। मैं आपको पहले रुद्रा आप एक बार चार्ट्स खोल के बताइए, क्योंकि ये 8,000 का जो लेवल क्रॉस किया है पावरफुल रैली के साथ क्रॉस किया है। बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पे जो स्वदेश देख रहे हैं ऑलरेडी लॉन्ग हैं मारुति में, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन्होंने अभी अभी एंट्री ली आज के ट्रेडिंग डे में क्या लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, पहले सृष्टि बताएंगी वो 4-5 ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना पावरफुल मूव आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि 10% चल चुका है ये, आज ही 6% है उसमें से। सृष्टि आप बताइए पहले। जी हाँ, मारुति सुजुकी का शेयर लगभग 4 महीने की ऊंचाई पे देखने को मिल रहा है और उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो अभी फिलहाल प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। सबसे पहले अगर हम देखें तो जापानीज येन लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता हुआ नजर आया है और अभी उसने 24 साल के निचले स्तर को भी छुआ है और ये पॉजिटिव खबर है मारुति सुजुकी के लिए, क्योंकि जापान से कई सारे वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है जिसकी पेमेंट वो जो है जापानीज येन में किया करता है। और अब यहाँ पे जब जापानीज येन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है तो इससे ओवरऑल जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो मारुति सुजुकी की एक्सपेक्टेड है कि वो कम होती हुई नजर आएगी। और आपको अगर एक आइडिया दें तो इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में से करीब 7 से 8% इतना सब्सटैंशियल चंक जो है वो इतनी पेमेंट्स करता है जापानीज येन में। और इसी के साथ अगर इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट को देखें तो 15 to 16% की वहां पे भी इसकी हिस्सेदारी है। तो ये जो इनका खर्चा कम हुआ है सोर्सिंग कॉस्ट को लेके वो इनके आने वाले समय में मार्जिन को बूस्ट दे सकता है और भी फैक्टर्स हैं जो कि इनके मार्जिन में प्ले होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर इनके कमोडिटी प्राइसेस को देखें तो कई सारी कमोडिटी प्राइसेस अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे आती हुई दिखी हैं। ये सभी ऑटो OEMs के लिए खास है, पर मारुति सुजुकी का असर इनके मार्जिन्स पे भी देखने को मिल रहा है। आप तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे। आप बताइए रुद्रा, कहां जा रहा है मारुति? अजय जी क्लियर से मैं बोल रही हूं, आज टेक्निकल ब्रेकआउट भी आया है 8100 का ऊपर। Stock is definitely giving a clear breakout. Last week I was looking for just a 300 point up move, but that was a strong support. From 7600 Maruti gave that bounce. You should continue holding Maruti if you have. If you don't have, buy it even at current market price. And I am looking at target of 8700 initially. This move has just begun. Continue holding, not a time to profit book.
पैसा आया तो बैग को ओपन रखना है. You should not close the zip when money is pouring inside the bag. You have to bring a bigger bag, Ajay ji, and hold on. Nifty is also looking very, very bullish for me. And these are times when everyone who are looking at shorting opportunity, just change your view, save your money, and go long in stocks like Maruti. Abhi bhi move baki hai. 8,350 will be the first level, which it will come tomorrow, and 8,700 will be the level which it will test in another week's time. And also Tata Motor, I am looking at levels between 420 to 425 to come in 1 week time, and further from there up move can continue. So these are times to hold and buy more of Maruti and Tata Motor. नागराज, मैं आपसे एक एरिया आज डिस्कस करना चाहूंगा जहां पोटेंशियल ट्रेड लग रहे हैं हमें, और वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स. बहुत बड़े बड़े मूव्स आपको अभी नहीं दिखेंगे शायद, बट मैं आपसे चार्ट चेक लेना चाहूंगा. बीओबी, कैन बैंक, एसबीआई, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, सॉलिड कमेंट्री पीएसयू बैंक चीफ से आ रही है, और शायद वहां एक पोटेंशियल ट्रेड बन सकता है. आप एक बार चार्ट चेक करें, एसबीआई, बीओबी, कैन बैंक, पीएनबी. उससे पहले मैं आपको एसबीआई की वो कमेंट्री सुनवाता हूं जिससे लग रहा है कि यहां पे कुछ काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स फंडामेंटली बन रहे हैं. आइए सुनते हैं. अभी तक डिमांड में कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, और क्रेडिट ग्रोथ जो कि पिछले क्वार्टर 4 से लास्ट ईयर के पिकअप कर रही है. क्वार्टर 4 हमारे लिए बहुत अच्छा क्वार्टर गया था, और इस बार भी इस क्वार्टर में भी अभी तक क्रेडिट ग्रोथ में हमें कोई कमी या कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है. उसकी बुनियादी वजहें हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 75% हो गया है, और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसके आसपास पहुंचता है तो कॉर्पोरेट्स अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ हम इस बार देख रहे हैं. तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पिकअप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और उसकी फंडिंग भी बराबर जारी है, वो पिछले साल भी जारी थी, और कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन्स में भी अभी तक कोई फर्क नहीं दिख रहा है. आगे चल करके जैसे रेट हाइक किक इन करेंगी, ये रेट हाइक्स भी रीसेंट हैं, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि मई में बड़ी हाइक हुई थी, फिर जून में हुई है, और आगे अगर कुछ होगी तो इसका असर थोड़ा टाइम बाद ही आएगा. अभी तक हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है. बहुत ही अच्छी आपने पॉजिटिव बात पे शुरुआत की बातचीत. इनफैक्ट हम कल ही डेटा देख रहे थे कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो 3 ईयर हाई पे पहुंच गई है, 13.1%. तो आपको लगता है, आपने भी उसी का जिक्र किया कि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ये बोला था सिस्टम में बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं. तो आपको लग रहा है ये 13% आ गई, ये 3 ईयर हाई, ये पेस इसका ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है? जी, हमारा यही मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट ग्रोथ में रिटेल साइड में क्रेडिट ग्रोथ तो बराबर चल ही रही थी. इसमें मोर्गेज लोन हो या दूसरे पर्सनल लोन हो, इसमें कोई कमी नहीं थी. कॉर्पोरेट ग्रोथ जरूर पिछले 2 सालों से बहुत ही टिपिड थी और बहुत ही कमजोर थी, और वो अब पिकअप कर रही है. तो जब कॉर्पोरेट ग्रोथ और रिटेल ग्रोथ साथ में पिकअप करते हैं तो 10-11% से ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ बड़ी लाजमी है. तो हमारे हिसाब से ये क्रेडिट ग्रोथ फ्यूचर में भी इसी तरह चलती रहेगी. बहुत बढ़िया. ऑलराइट. हाँ नागराज, बताइए, पीएसयू बैंक्स पे अगर बेट लेनी हो, कौन सा बढ़िया दिख रहा है आपको? जी हाँ, पीएसयू बैंक, जब भी आपने बात किया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक एक सिमिलर काइंड ऑफ अ चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, और इतना गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन, एक अपसाइड बाउंस आया था, उसके बाद में एक लास्ट 2 दिन से एक कंसोलिडेशन मोमेंट दिखा रहे हैं. अगर मुझे आप कहोगे तो ये चारों में कौन से स्टॉक अच्छा है, चारों सिमिलर टाइप के चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बेट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, एसबीआईएन. द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम डेली में एसबीआईएन का एक छोटा सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्मेशन हो रहा है टेक्निकली, और उसका नेकलाइन आ रहा है अराउंड 456-457 में. वही रेसिस्टेंस है, कई दिन से वो एरिया तक ये स्टॉक जा रहा है, उधर से एक छोटा सा रिएक्शन आ रहा है ऑन द डाउन साइड. मेरे ख्याल से लॉन्ग करना चाहिए. इधर से एक बार 456-457 क्रॉस करेगा डिसिसिवली, उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 475, और अराउंड 440 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं. टेक्निकली पॉजिटिव ट्रेंड में है. ऑलराइट, बिल्कुल. तो यहाँ एसबीआई पसंद आ रहा है इस वक्त. तो ये जो पीएसयू बैंक में मूव है, ये इसकी बात अब बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंगली ये स्पेस बनता जा रहा है. प्रियंका, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन में करीब 23 बेसिस पॉइंट बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई हैं, और मेरा ये व्यू है कि बाजार इस बात को इग्नोर कर रहा है अभी तक. जैसे आपने देखा कि आज सुबह तक बाजार चला नहीं था, आज 10 मिनट जब बाजार खुल गए उसके बाद अप मूव चालू हुआ है, क्योंकि क्रूड के फॉल को फैक्टर इन नहीं कर रहा था. वैसे ही यील्ड के फॉल को मुझे लगता है अभी पीएसयू बैंक फैक्टर इन नहीं कर रहे थे. थोड़ा समय दीजिए आप, ये एक्चुअली पॉजिटिव है.
आगे बात करते हैं इस पे, लेकिन हमारे साथ अभी अशोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, CFO ग्रीन लैम्प के। ग्रीन लैम्प एक बहुत ही नामी कंपनी है, होम इंप्रूवमेंट में एक पसंदीदा स्टॉक भी है फंड मैनेजर्स का। उन्होंने एक नया एक्विजिशन किया है कंपनी ने, उसके बारे में, फायदे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शर्मा जी। शर्मा जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए कि ये जो आपने एक्विजिशन किया है डेकोर कंपनी का, इससे क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं इस कंपनी के? गुड आफ्टरनून, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल्सो। ये हमने एक्विजिशन किया है, इससे अभी हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% के ऊपर चल रही है और हमारा नया प्लांट Q4 ऑफ FY23 में आने की उम्मीद है। एक्सपेंशन जो हमने अनाउंस किया हुआ है, तो हम इस नई डील से हमें एडिशनल कैपेसिटी मिलेगी, सो जिससे हम अपनी सेल्स को और रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। इसमें हमें इनिशियली विल गेट 3.4 मिलियन शीट्स, जो कि अपग्रेडेशन के बाद में 5.4 मिलियन शीट तक ले जा सकते हैं। ठीक है शर्मा जी, जाने से पहले ये बताइए कि नेट 23-24 में किस तरह की रेवेन्यू नंबर्स को आप देख रहे हैं, किस तरह के मार्जिन्स आप देख रहे हैं? 23-24 विच मीन्स नेक्स्ट ईयर देन दिस ईयर, उस समय तक हमारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं वो प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट होने की उम्मीद है। पार्टिकल बोर्ड Q4 ऑफ FY24 के अंदर में आएगा। सो हमें लगता है कि यहाँ से जब सारे प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा होगा, एंड उसके बेस पर मार्जिन का अभी बता पाना मुश्किल है, बट होपफुली तब तक सिचुएशन इंप्रूव होगी और हम अपने पास्ट के जो मार्जिन है उनको अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ग्रीन लैम्प एक पसंदीदा कंपनी है, एक साल में 35% का रिटर्न है खराब बाजार में। चार्ट चेक करते हैं नागराज के साथ। नागराज, ग्रीन लैम्प जरा देख के बताइए, आज भी 3% ऊपर है। 24 में सारे एक्विजिशंस का बेनिफिट बता रहे हैं शर्मा जी CFO, और अच्छा रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। होम इंप्रूवमेंट में 35% एक साल में ऊपर है। चार्ट्स पे क्या लगता है? यहाँ काफी बढ़ चुका है, लास्ट 3-4 सेशन से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक आज का जो एक पैटर्न दिखा रहा है कि ऊपर के लेवल अराउंड 350 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर भी एमर्ज हुआ है। काफी वॉलेटाइल है स्टॉक। मेरे ख्याल से अभी एयर लेवल में बाई करने का थोड़ा मुश्किल रहेगा, रिस्क एंड रिवार्ड के रेशियो के हिसाब से। थोड़ा डिप्स में अच्छा रहेगा अराउंड ये स्टॉक अगर 320-310 के आसपास जो डिप्स देता है, तभी एक बाइंग के लिए एक मौका बन सकता है। जो 200 DMA का एक सपोर्ट एरिया भी है, वो ब्रेकआउट होने के बाद उधर से एक ऊपर के लेवल में अराउंड वापस 350 तक एक दिखने को मिलेगा अपसाइड। मेरा मानना है इधर से बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज में है। एक और ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, आज ऑटो स्टॉक तो सारे ही चल रहे हैं, साथ ही क्योंकि टू व्हीलर स्पेस हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, इनके व्हीकल फाइनेंस कंपनीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वहां पे भी आपको अच्छा एक लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। राजेश, आप क्या लेवल्स देखते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, अगर कोई यहाँ से एंट्री लेना चाहे? पहले तो एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए और क्या लेवल्स देखता है कोई, अगर इसमें एक ट्रेडिंग के लिहाज से नजरिया हो तो? राजेश, देखिए प्रियंका जी, सेटअप तो इसका ट्रेडिंग के हिसाब से पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप भी एनालाइज करें तो काफी कंसोलिडेशन के बाद अभी स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, और अगर हम डेली सेटअप पे एनालाइज करें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे जो अब यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे हुए दिख रही है। तो हम यहाँ पे 1160 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट हम इसमें प्रोजेक्ट करें करीब 1250 तक के ट्रेडिंग टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वो लेवल इसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज है, तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ अप्रोच करते हुए दिख सकता है। 1250 के टारगेट के लिए बाय करें 1160 के स्टॉप लॉस से। 50 के टारगेट से यहाँ पर एक बार आप देखकर चल सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। लेकिन फीनिक्स मिल्स, इसके चार्ट को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आए और डिस्कशन है अजय, क्योंकि चला गया फीनिक्स मिल्स का स्टॉक आपने सुबह बताया था कि क्योंकि आप रियल एस्टेट पे नजर रखती हैं। हाँ। जब सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे कि छोटे शहरों में मॉल्स बढ़ रहे हैं, फीनिक्स शायद लखनऊ, चंडीगढ़, बहुत सारे ऐसे छोटे शहरों में, तो आपने आके मुझे बताया था अलग से जी कि फीनिक्स मिल पर नजर रखिएगा। देखिए आज 25 रुपए कमवा दिए आपने हमारे व्यूअर्स को सुबह सुबह। बिल्कुल, लखनऊ और अहमदाबाद में प्लान्स हैं कि स्मॉल सिटीज में आप ये
लोकेट करते हुए दिखेंगे, अपने मॉल्स जो है उन्हें बढ़ाएंगे। तो क्लियरली आने वाले दिनों में लगता है कि समय के साथ जिस तरह बदलना चाहिए वैसे फीनिक्स मिल्स मॉल ऑपरेटर्स इनफैक्ट बदल रहे हैं। मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करवाएंगे कुछ समय में आपकी, लेकिन फीनिक्स मिल्स के चार्ट्स को एक बार देखिए राजेश जी, 2.25% की तेजी है। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट तो नजर आ ही रहे हैं, अनलॉक का थीम के कैंडिडेट भी हैं सारे स्टॉक्स, फीनिक्स, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स पर राय दीजिए। तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए फिनिक्स की लखनऊ वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी रिसेंटली विजिट करी, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ का, और ऑलमोस्ट बॉम्बे में तो हम 2 प्रॉपर्टी देख ही रहे। तो जिस तरीके से फिनिक्स का एक अलग ही मॉल का एक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हमें लगता है उसके स्टॉक में भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहे। अब स्टॉक में देखें तो सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से अब ये स्टॉक में वीकली सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक 1174-75 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक यहाँ पे एक अच्छा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, और हमें लगता है फिर टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 1300 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 1175 तो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है, लेकिन वो जो अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां से 1300 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए इस स्टॉक में। अभी करंट लेवल से 1080 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस है, तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिले तो इसको ऐड करना चाहिए 1080 के स्टॉप लॉस से। ये तो वैलिडेशन भी मिल गई। आप कह रहे हैं राजेश, आपने विजिट भी किया है प्रॉपर्टीज, और ये कुछ आपको विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से Tier 2, Tier 3 सिटीज में मॉल्स की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और फिनिक्स मिल पे जो एक लेवल देख रहे हैं वो 1300 का लेवल, यानी यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी रियल एस्टेट में भी हमने जैसे अक्रॉस द सेक्टर आपने एक सेल ऑफ देखा है, अब यहाँ से ये लेवल्स पिकअप होते हैं तो 1300 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं, और ये कुछ रीजन है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मॉल ऑपरेटर स्पेशली काफी फोकस में, नए स्टोर्स खुलने का ट्रिगर है, और लगभग यहाँ कोरोना के चलते जो अब ओपन अप थीम है, जो कस्टमर्स का फोकस है बाहर निकलकर शॉपिंग करने का, घूमने फिरने का, वो ट्रेंड अब आपको Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज अब क्लियरली चाहे वो ऑटो पार्क में पैसेंजर्स व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, 2 व्हीलर व्हीकल हो, स्पेस हो, तीनों कैटेगरीज में अच्छी खासी आज बिल्टअप देख रहे हैं। यहां से ये तेजी सस्टेन कितनी रहेगी? आज के लिए बाउंस बैक तो आपको स्टील काउंटर्स में भी दिख रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है और शायद बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे मार्केट्स नागराज। लेकिन अगर किसी ने पोजीशन आज के लिए मेटल काउंटर्स पे ली हो तो क्या आज यहाँ आज स्क्वायर ऑफ कर दें, या फिर आपको लगता है कि थोड़े बहुत शॉर्ट बिल्टअप जो थे वो अब कवर अप आगे भी रहेंगे? जी हाँ, मेटल स्टॉक की आप बात करें, कंटिन्यूसली मेटल स्टॉक एक बीटिंग कर रहे थे, कंटिन्यूसली नीचे आ रहे थे, शार्प डिक्लाइन दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से कल के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा आज बाउंस बैक आने का एक बाउंस बैक जो दिखा है वो एक संकेत दे रहा है कि आगे वाले 1-2 दिन में एक अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। छोटा सा अपसाइड के लिए एक मेटल स्टॉक में तेजी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा तेजी या बड़ा बॉटम रिवर्सल अभी भी कहना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है और छोटा सा इवन डिक्लाइन भी आ सकता है ऊपर के लेवल में। अगर आप जैसे कहा एक कोई पोजीशन होल्ड किया है 1-2 दिन के लिए, लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। राइट, 1-2 दिन के लिए यहाँ पर पोजीशन कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, ये राय रहेगी स्टील पैक पे नागराज की। अब चलिए एक बार संजीव बसीन जी से जुड़ लेते हैं, 3 बज गए हैं, और उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून संजीव जी। बाजार में तो तेजी सस्टेन्ड है, और आपके दिए हुए काउंटर्स यानी आईटी काउंटर्स, उनमें भी अब मोमेंटम तेज हो गया है, और इनफैक्ट अब तो हर तरफ से हम आईटी की कॉल्स ही ट्रैक कर रहे हैं। पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस, ये सारी कॉल्स आपने मॉर्निंग में दी थी। कांग्रेचुलेशंस, राइट टाइम पे ये पिक हुई। अभी आप क्या देख रहे हैं? इसी स्पेस से दूसरी कॉल्स ऐड करेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये जो बाइंग बाउट है अब अक्रॉस द सेक्टर्स रहेगा? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में सेल ऑफ है, फ्रॉम कॉटन टू यार्न टू एल्यूमिनियम, ऑटोज एंड आईटी विल बी द बेस्ट बेनिफिशरीज। इन्फ्लेशन विल मॉडरेट, और मुझे लगता है नैस्डैक में ही 8-10%, और इंडियन आईटी में आज एक्सेंचुअर ने भी बता दिया कि गाइडेंस इज पॉजिटिव। तो मुझे ऑटो और आईटी बहुत पसंद है। और आपको अपडेट भी दे दूं, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, मारुति, अशोक लीलैंड, L&T, ये सब आपको दी हुई थी, ये सब आउट परफॉर्मर है। आपको सुबह परसिस्टेंट दिया था, वो भी बढ़ गया है, और इन्फोसिस भी। अब अगेन 2 आईटी काउंटर्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, बताएं। सबसे पहले लीजिए LTTS, ये अनक्वेश्चनेबली सबसे बढ़िया मिड कैप आईटी है। 10-12 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ
30, target of 3350. L&T Technology Services. Second is Emphasis. 2310 में लीजिए, 2240 का स्टॉप लॉस, 2400 to 2425 का टारगेट। तो चलिए, L&T टेक्नोलॉजीज है स्टॉक रडार पर, यहाँ पर 3300 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन संजीव जी, आप वैसे सीमेंट, रियल एस्टेट पर भी लगातार बुलिश रहते हैं, और अभी जो क्रूड का क्रैकडाउन दिख रहा है, कमजोरी क्रूड में आ रही है, एक तो सीमेंट हो गया, दूसरा पेंट हो गया, एविएशन स्पेस हो गए, इन तमाम में धीरे धीरे क्या लगता है अब मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखेगा? मानसी जी, फिर तो निफ्टी ले लीजिए ना, निफ्टी जाएगा 16,500। ये सब आपने कह दिया, अब इतना कुछ हर सेक्टर में तो हम जितना बोल सकते हैं बोलेंगे, मैं तो सब कुछ ही कवर कर लूंगा। मैं तो कह रहा हूँ निफ्टी ले लो, 16,500 हो जाएगा अभी जल्दी। संजीव जी, लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि सीमेंट, एविएशन जैसे स्पेसेस जो है, उसमें से आपके रडार पर क्या कोई पर्टिकुलर स्पेस है? अरे आप मार्केट लीडर लो ना, इंडिगो लो, अल्ट्राटेक सीमेंट लो। क्वेश्चन, अल्ट्राटेक 115 मिलियन टन कैपेसिटी है और वो एक्सपैंड कर रहा है, द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड विद कोकिंग कोल एंड फ्यूल फॉलिंग, देयर मार्जिन्स विल अगेन कम बैक। बाय मारुति ऑन ऑटोज एंड इन एविएशन बाय इंडिगो। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली संजीव जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपनी कॉल्स हम तक शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संजीव वसीम जी हमसे बात कर रहे थे, और इस वक्त अगर हम ये जो क्रूड की जो क्रैकडाउन को अगर ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ पेन स्टॉक नहीं, उन सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए जिनमें क्रूड एज अ कंपोनेंट यूज होता है। अब टायर स्टॉक्स को आप देखें, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स या फिर ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स, मेजरली टायर स्टॉक्स, वहां पर भी आपको क्या स्पर्ट आना शुरू हुआ है? चार्ट्स पे किस तरह से दिख रहा है? रुद्रा, टायर स्टॉक्स पर अगर आपकी नजर गई हो, क्योंकि क्रूड एज अ कंपोनेंट इसमें भी यूज होता है, लुब्रिकेशन स्टॉक्स हो, टायर स्टॉक्स हो, वहां पर अगर आपकी कोई यहाँ फेवरेट पिक निकल कर आ रही हो, प्रिफर्ड पिक निकल कर आ रही हो? या प्रियंका, थैंक यू फॉर दिस फैब्युलस क्वेश्चन। मैं पहला क्रूड ऑयल चार्ट को डिटेल से पढ़ा है, एंड क्रूड ऑयल चार्ट्स आर टेलिंग क्लियरली टू मी दैट इट विल सेटल समवेयर बिटवीन $95 to $100 per barrel, that is Brent crude. So crude उधर आया तो definitely it is good for overall market, and more so it is more bullish to paint stocks and tire stocks. So for sure I'm seeing bottom formation in most of the paint stocks, and if you want to go with paint stocks, look at the leader like Asian Paint. Levels को देखा है तो Asian Paints में पहला ब्रेकआउट चार्ट्स पर अभी आया है वो 2725 पर। सो 2725 का ऊपर आज श्योरली क्लोजिंग इज व्हाट वी सी इन एशियन पेंट, एंड एशियन पेंट कैन मूव towards levels closer to 2850 to even levels closer to 2900. So I will be a buyer in Asian Paint from the paint pack, and looking at that same crude coming to that $95 to $100 per barrel, even for sure tires will do very good. Look at even stocks like Seat. I'm able to see some amount of up move which is already there, so Seat will be one of the good stocks to buy. पहला 2 दिन से प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बहुत पॉजिटिव है, सो Seat कैन डू वेरी गुड. इट हैज गिवन नाउ अ फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट अबव लेवल्स ऑफ 920, सो दिस स्टॉक कैन गो एंड टेस्ट लेवल्स क्लोजर टू 1000. सो आई विल बी अ बायर इन Seat. 910 stop loss, look at targets of 1000, and for sure I am expecting with high probability crude to come to $95 to $100 per barrel. This will be very positive to overall market. Autos will outperform, mid cap IT will start performing next, and even paint and specifically tire stocks, they will also do very good. Short sellers beware. ठीक है, वेरी वेल कंपाइल्ड रुद्रा। अगर यानी 95 टू $100 के नीचे भी क्रूड को देखते हैं, और जाहिर तौर पर ये लगातार हम कई दिनों से बात भी कर रहे हैं, ओएनजीसी के टॉप आउट होने की बात आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम बात कर चुके थे कि अब इस सारे स्पेस को फायदा मिलेगा। अब आप इन स्टॉक्स में देखें तो हर स्पेस की एक प्रिफर्ड पिक रुद्रा ने आप बताई। अब एशियन पेंट्स में पेंट स्टॉक में उन्हें एशियन पेंट समझ आता है, और टायर स्टॉक में Seat। चलिए इसी थीम पर अगर हम अपने दूसरे एक्सपर्ट से पूछे, नागराज, अगर इसी थीम पर आपको कुछ स्टॉक्स देने हो, यानी पेंट स्टॉक आपका कौन सा यहां से आपको प्रिफर्ड लगता है जो अच्छे मूव्स दिखा सकता है, और टायर स्टॉक कौन सा मूव दिखा सकता है? जी हाँ, अगर 3 स्टॉक्स में आप
मतलब कि बर्जर पेंट्स इज द वन, एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद टेक्निकली एक अपसाइड मूवमेंट दिखाने जा रहे हैं। लास्ट 3-4 दिन में एक अपसाइड सस्टेनेबल अपसाइड बाउंस दिखा है, मे बी ड्यू टू क्रूड ऑयल डिक्लाइन, और इवन टेक्निकली भी एक अच्छा खासा संकेत है। डेली 10 और 20 EMA का एक अपसाइड मूवमेंट, जो रेजिस्टेंस का अपसाइड मूवमेंट दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से बर्जर पेंट एक ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। अराउंड छोटा सा अपसाइड टारगेट अराउंड 640, 638, 640 तक जा सकते हैं और 580 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा टायर के स्टॉक्स में अपोलो टायर एक है, लास्ट 3-4 दिन से एक कंसोलिडेशन के रेंज में है, और जो डोजी काइंड ऑफ अ पैटर्न टेक्निकली एक रेंज बाउंड मूवमेंट में दिखा रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि एक स्टॉक में इतना गिरने के बावजूद एक बॉटम रिवर्सल का एक फॉर्मेशन दिख रहा है, और जो आज का लो है, आज का इतना हाई वॉलेटिलिटी है, इसके बावजूद एक लेवल में सस्टेन हुआ। मेरे ख्याल से अपोलो टायर में एक छोटा सा अपसाइड बाउंस आने का चांसेस है, और ऊपर के लेवल में अराउंड 190 के आसपास एक अपसाइड लेवल देख सकते हैं आगे जाके दिन में, और 172-73 तक एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पेंट्स, टायर और साथ ही एविएशन स्पेस हैं जो कि क्रूड में आई गिरावट के सीधे तौर पर बेनिफिशियरी बनते हुए दिख सकते हैं। का नई थीम है जो डेवलप होती हुई नजर आ रही है। एविएशन पर खासतौर से इसी तर्ज पर नजर रखी जानी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है, और इस बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पर जीएसटी में कटौती की जा सकती है। इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेकर प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं, जीएसटी काउंसिल की बैठक अहम है, और इस अहम बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल उस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है जिसमें इस बात की मांग की गई है कि हर कैटेगरी के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके इक्विपमेंट्स पर जीएसटी की दरों में एकरूपता लाने की ज़रूरत है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। इस बात की मांग की गई है कि जो अलग अलग कैटेगरी के जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब पर यूनिफॉर्म 5% जीएसटी जो है वो लगाने की ज़रूरत है। अभी अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स है उस पर 5%, 12% और कुछ पर 18% जीएसटी जो है वो लगता है। लेकिन ये प्रस्ताव नीति आयोग और ऊर्जा मंत्रालय ने भेजा है, और इस बात की मांग की है कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बैटरीज हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन अमोनिया हो, इसमें इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर यूनिफॉर्म 5% जीएसटी लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो इनपुट कॉस्ट है कंपनियों की उस पर कमी लाने में मदद मिले। इस वक्त जो ग्लोबल डिसरप्शन की स्थिति है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी सप्लाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है, और सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। इसके अलावा एक और अहम प्रस्ताव है जिसमें जीएसटी काउंसिल इस बात पर विचार कर सकती है कि जो अनयूटिलाइज्ड पावर है, अगर जनरेटर्स उसका एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आईटीसी का प्रोविजन जो है वो दिया जा सकता है। इस मसले पर भी जीएसटी काउंसिल विचार कर सकती है। ओके, ग्लोबल सप्लाई दिक्कतों से रिन्यूएबल कंपनियों पर दबाव है, और इसी के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में फैसला होता हुआ दिख सकता है। 28-29 को बैठक होने जा रही है, और बैठक का एजेंडा एक एक कर हम आपके सामने रखने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी खास तौर से फोकस रहना चाहिए। लेकिन चलिए वापस देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहां पर नजर आ रही है, और कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि मिड कैप में भी आज के सत्र में रडार में है। रेडगेन टेक्नोलॉजीज, रेडगेन ट्रैवल की अगर बात करें, रुद्रा एक बार रेडगेन पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि कंपनी के लिए एक खबर आती हुई दिखी है। मेक्सिको की लीडिंग चेन जो है बोल्स्टर रिकवरी के लिए लैटिन अमेरिका में अपने कारोबार विस्तार को लेकर इसने रेडगेन ट्रैवल को चुना है, जिसके चलते आज फोकस में है मिड कैप स्पेस की कंपनी रेडगेन की मैं बात कर रही हूँ। इस पर अपनी राय दीजिए। If I have to look at the chart, RateGain Travel Technology, ये चार्ट पैटर्न्स आर डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड। सो इसका स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस है अराउंड 400 रुपीज, एंड फ्रॉम देयर क्लियर स्लाइड ऑन द डाउन साइड, एंड क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज वाज समवेयर एट अराउंड 280। मानसी जी, वो 280 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी टूटा है, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मेक अ पुल बैक। I will definitely exit this stock on any pullback to levels closer to 270, 280 and shift to better stocks. These are definitely wealth destroyers and a big avoid.
से एग्जिट की ही बात करें, इनफैक्ट मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग था, जिसके चलते यहाँ पर आपसे सवाल था। लेकिन अगर आप बेटर स्टॉक्स की बात करें, फिर कौन सा बेटर होगा इस कैटेगरी में जिस पर आप निवेश का नजरिया बनाएंगे? Yeah, so mid cap में मैं see today's movement is different in rate gain, but positionally देखा है तो stock is very weak. It is just making a pullback attempt, and any levels closer to 280, I would suggest an exit. But mid cap से लेना है तो there are very good stock. One of the good stocks which I like from mid cap is Genesis International. Very marquee investors have got inside this stock between 460 to 500. Currently available at around 525 zone. I am looking at least a doubler in this stock in next 1 to 2 year. Why not buy stock like Genesis International, and why to go for stocks like Rate International or whatever? और 2-3 और stocks मेरा radar पर है. One of them is even Sharda Crop. So Sharda Crop Chem is also very good, and stock अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन देख के अराउंड 580 लेवल्स पर यू हैव इट अवेलेबल. सो आई विल आल्सो लुक एट सम मोर स्टॉक्स लाइक ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल क्लोजर टू 280. अनदर स्टॉक आई कैन गिव यू इज रोलेक्स रिंग अवेलेबल समवेयर एट अराउंड 1500 जोन. रुशील डेकोर अनदर स्टॉक अवेलेबल एट अराउंड 375. Genus Power available at around 73 rupees. These are fabulous stock, fabulous time to buy. सभी अमाउंट को एक ही स्टॉक पर डाल के मिस्टेक नहीं करना है. डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. पिक अप 5 स्टॉक्स लाइक दिस. इफ यू हैव 1 लाख रुपए 20,000 अलोकेशन 5 स्टॉक में कर लो. Genesis International, Rushil Decor, Nosil, another great chemical stock, Sharda Chemcrop, and even Time Technoplast. These are fabulous prices to buy. Good stocks like I have been giving you now. And if you make your investment today for next 2 to 3 years, I'm sure you will create tons of wealth. Do remember at that time, first ET now Swadesh and then Rudra also. टाइम तो है ही है रुद्रा, आपको अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्टिव होना होगा, अपनी शॉपिंग लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि इतने बीटन डाउन लेवल्स हो चुके हैं. आप चाहे लार्ज कैप बात करें, मिड कैप की बात करें, तो यहाँ पर स्टॉक्स पर तो नजर हमारे व्यूअर्स जरूर रखें, जो तमाम सारे स्टॉक्स रुद्रा ने यहाँ हाईलाइट किए हैं. आपने स्पेशलिटी केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्री थीम पे कई सारे स्टॉक्स यहाँ हाईलाइट किए. यहाँ पर एक बार राजेश से भी समझ लेते हैं. राजेश, आपको इस थीम में क्या पसंद आ रहा है? देखिए प्रियंका जी, मुझे यहाँ पे नौसिल का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. नौसिल में हमारा लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है ऑलरेडी, और हम यहाँ पे बुलिश कॉल मेंटेन कर रहे हैं. तो हमें लगता है नौसिल पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए. नौसिल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट आना चाहिए करीब 350 से 400 रुपये तक के अपसाइड के टारगेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं. तो करंट लेवल से अगर कोई डिप भी मिलती तो इसको ऐड करें. 205 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, बट ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है. ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलती है अभी. कुछ समय से अभी हम देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन का दौर गुजर रहा है. तो नौसिल हमारा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पिक है. 205 के स्टॉप लॉस है, 350-400 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए. ऑलराइट, ठीक है, नौसिल पसंद आता है यहाँ पर आप राजेश को. राजेश, अगर ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कुछ पिक करना हो जो अब आपको लगता हो कि अब यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किए जा सकते हो? तो प्रियंका जी देखिए, मैंने टीसीएस तो ऑलरेडी आईटी पैक में से ओपनिंग में, शो के ओपनिंग में बताया था, काफ़ी अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है. तो लार्ज कैप में मुझे यहाँ पे टीसीएस के साथ ही जाना चाहूँगा. अगर हमें मिड कैप में जाना है तो हमें बिरला सॉफ्ट को भी यहाँ पे देखा जा सकता है. बिरला सॉफ्ट में भी एक अच्छा फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है. पिछले 3-4 सेशन से अगर स्टॉक को देखें तो लोअर साइड से एक बेस बना के अब स्टॉक में जो प्राइस एक्शन आते हुए दिख रही है, हमें लगता है आज के सेशन में अगर 355 के लेवल के ऊपर अब ये क्लोज होता हुआ दिखेगा तो फिर स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे एंड कंफर्मेशन मिलेगा. अपसाइड के टारगेट फिर हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करें करीब 380 से 390 तक की. आज काफी अच्छा मोमेंटम पूरे आईटी पैक में बना है. काफी समय से एक करेक्शन के दौर से पूरा आईटी, लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक्स गुजरते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लोअर साइड पे सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है. और जिस तरीके के फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में
ग्रेजुअली आईटी स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। तो टीसीएस लार्ज कैप में बिरला सॉफ्ट और उसके साथ हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कोफोर्ज को भी देखा जा सकता है। कोफोर्ज का भी जो सेटअप बन रहा है, हमें लगता है अभी ये भी स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से दिखा सकता है। 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट तो हमें लगता है कोफोर्ज में आना चाहिए 3850 तक का। करंट लेवल से 3600 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। कोफोर्ज पसंद आता है यहाँ पर आईटी पैक में राजेश पालविया को। नरेश मिरानी भी हमारे साथ बने हुए। नरेश, गुड आफ्टरनून। आज बाजार में तो तेजी को वाकई सस्टेन करा, हालांकि वॉलेटिलिटी बाजार में बहुत ही दोनों तरह के ट्रेड्स देखने को मिले। इस वक्त आपकी पिक्स क्या होंगी नरेश? आप एचडीएफसी बैंक पे बुलिश थे, एमएनएम पे बुलिश थे, टीसीएस और विप्रो आपकी बुलिश कॉल्स हमें याद है, और क्या लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे? एक कॉन्ट्रेरियन बाय होगा, वो है हिंडाल्को, जो काफी गिर चुका है, ऊपर से 50% डाउन है। यहाँ पे 300 का स्टॉप लॉस और टारगेट 360 370। और दूसरा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन स्टॉक ने आज फिर से एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया 1020 के ऊपर। यहाँ पे टारगेट होगा 1150, स्टॉप लॉस 980। बिल्कुल। चलिए, तो नरेश शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय आप आज बताने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के आशीष सोमैया ने हमसे खास बातचीत की। आज सुबह जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि बाजार में निवेश का यही सुनहरा और सही मौका है। उनके मुताबिक एफआईआईज के रडार पर भारतीय बाजार फिलहाल नजर आ रहे हैं और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर डोमेस्टिक मार्केट्स दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं। तो ध्यान में हमको ये रखना है कि भाई फंडामेंटल्स जो हैं उसमें हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से या यूएस से फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। फिलहाल हमको मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि फ्लोज में हम फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो अगर बाहर के कारणों की वजह से यहाँ पे बिकवाली होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नॉन डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली हो रही है, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली एक्चुअली नहीं हो रही है। तो ये बताता है कि भाई फंडामेंटली हम पूरी तरह से जितना सोचते हैं उतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फ्लोज में मैं मानता हूँ फुल्ली कनेक्टेड है। और क्योंकि हम फ्लोज में फुल्ली कनेक्टेड है, इसीलिए तो हमको ये मौका मिल रहा है। तो और 5-10% डाउनसाइड की चिंता नहीं करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमको फायदा लेना चाहिए। और अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम, कोविड, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, हमेशा यही समझ में आया है कि बाहर के कारणों या बाहर के पैनिक की वजह से यहाँ पे जब सेलिंग होती है तो उसके बाद 1 साल में समझ में आ जाता है कि भाई सुनहरा मौका था, हमने मिस कर दिया। तो फायदा लेना चाहिए। या मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर्स को इंडिया में बारे में बताने का, तो डेफिनेटली क्या है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से कभी कभी सिक्लिकल भी होता है। और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं इनको दुनिया भर में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज फॉर देम। तो जैसे मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मिडिल ईस्ट में या जीसीसी कंट्रीज में, उसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि भाई, और देखिए बाहर जो है हम सब जानते हैं कि जैसे इंडिया में अगर मैं ट्रैवल करूं तो कई मेरे दोस्त होते हैं जो मुझे चाय पीने के लिए बुला भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाहर के लोगों की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है मतलब इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर हम इंडिया से उड़ के वहां जाते हैं तो उनको कोई हमारे साथ चाय पीने का शौक तो होता नहीं है। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है और आपसे महीने 2 महीने में बात करता है, मतलब कि डेफिनेटली इंडिया रेडार पे है और उनको इंडिया में पैसा लगाने में इंटरेस्ट बन रहा है। तो आशीष सोमैया की भारतीय बाजार पर राय, और भारतीय बाजार एफआईआईज और डीआईएस के रडार पर लगातार दिख रहा। हम आपको बता भी रहे हैं कि सेलिंग इंटेंसिटी एफआईआईज की जो है वो अब धीमी पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एफआईआईज की सेलिंग इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म होती हुई या फिर यहाँ से और ज्यादा कम होती हुई जरूर नजर आए। लेकिन चलिए कुछ और स्पेसेस हैं जिस पर फोकस करते हैं, और टेलीकॉम स्पेस। राजेश जी, टेलीकॉम पर पीएलआई को लेकर जो एक्सटेंशन की खबर आती हुई दिखी, उसके बाद टेलीकॉम स्पेस फोकस में है। भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक जो है वो आज रडार पर है, तेजी के साथ करीब 3% के अपमूव्स दिखाते हुए। टेलीकॉम भारतीय एयरटेल पर राय दीजिए। देखिए काफी बड़े करेक्शन के दौर से स्टॉक गुजरते हुए दिख रहा था। स्टॉक में अभी भी हम सेटअप देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से। हालांकि लोअर बैंड से इसने सपोर्ट लेके अब बाउंस तो बनाया है। हमें लगता है कि ये प्राइस एक्शन में अगर ये 680-85 के रेंज को क्रॉस कर लेता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो अभी हमें लगता है टाइम बीइंग के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। 685 इसके लिए ब्रेकआउट लेवल है। अगर वो ब्रेकआउट इसमें यहाँ पे मैनेज होते हैं तो फिर स्टॉक में 720-740 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती। तो एक क्वालिटी स्टॉक टेलीकॉम में एक लीडर स्टॉक अच्छे करेक्शन के बाद एक रिवर्सल तो बना रहा है। जिनके पास पोजीशन है या यहाँ करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस अब रखना होगा करीब 645 के आसपास। पहला टारगेट 685, उसके बाद 720-740 तक के टारगेट के लिए भी हम इसमें रिवाइज टारगेट एक्सटेंड करेंगे।
ऑलराइट, ठीक है, तो ये एक व्यू रहेगा। अब आज बाजार पर राजेश, अगर 15,350 एक बड़ा लेवल था, अगर वो ब्रेक डाउन होता तो यहाँ कंसर्न्स रहते, लेकिन अगर हम इतनी ऊपरली डिसाइसिवली क्लोज करके जा रहे हैं तो क्या ये वन साइडेड रैली कंटिन्यू होगी कल के लिए? क्या आप सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? प्रियंका जी, देखिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, बिकॉज देखिए वॉलेटिलिटी में मार्केट ने ये सेकंड अटेम्प्ट है जहाँ पे 15,500 के लेवल को वापस से हम रीगेन करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके के मार्केट के बिहेवियर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, 15,200 के आसपास से जाके हम बाउंस हुए, 15,600 650 तक गए और वहां से वापस करेक्ट हुए, लेकिन अब जो फॉर्मेशन बन रहे हैं और अक्रॉस द सेक्टर अगर हम देखें, सारा ब्रॉड बेस बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही, बीट एंड डाउन सेक्टर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट में अब देखिए सेलिंग करने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो शॉर्ट करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए तो रिस्क अभी ज्यादा बनी हुई है, तो हमें लगता है थोड़ा पुल बैक का ट्रेड तो कंटिन्यू होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में जो फॉर्मेशन बने उसके हिसाब से 15,800 850 एक लेवल है, वहां तक निफ्टी में ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, हमने लॉन्ग साइड के ही ट्रेड अभी यहाँ पे सजेस्ट किए। हमारा स्टॉप लॉस जो अभी है निफ्टी पे वो करीब है 15,350 के आसपास। जब तक ये लेवल वॉयलेट नहीं होंगे क्लोजिंग बेसिस पे, हमारा ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम में 15,850 तक निफ्टी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। को तो लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड है और मोमेंटम जो है कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, राजेश जी का यही मानना है। लेकिन नागराज, कुछ और स्पेसेस है, लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन लाइफ देखें, एसबीआई लाइफ यहाँ पर अच्छी तेजी है, मिड कैप में निप्पॉन लाइफ में करीब 5% के अप मूव्स है, एसबीआई लाइफ भी आज तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ आधे प्रतिशत की ही सही, लेकिन एसबीआई लाइफ में भी अप मूव्स के साथ ही कामकाज 1074 के लेवल्स पर। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस वैसे ब्रोकरेजेस के भी रडार पर है इन दिनों, आपकी राय बताएं। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस अभी भी आप उतना कुछ खास टेक्निकली डेवलपमेंट कुछ नहीं है और इतना अपसाइड के बावजूद भी उतना कुछ खास अपसाइड बाउंस दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी वीकनेस पेंडिंग है और एक डिक्लाइन जो जरूरी है इसका स्टॉक। मेरे ख्याल से अभी तो टेक्निकली बाय का कुछ इतना स्ट्रॉन्ग संकेत नहीं है, वेट एंड वॉच रहेगा। अगर हैं इंटैक्ट रखें और वेट एंड वॉच की कैटेगरी में इंश्योरेंस स्पेस को डालने की राय। इन दिनों हम ये भी देख रहे हैं कि एलआईसी में भी ब्रोकरेजेस अपने कवरेज जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्पेस पर फोकस जरूर होना चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ईवी स्पेस लगातार फोकस में है और ईवी प्रोडक्शन यूनिट्स में आग लगने का सिलसिला भी कई बार हमने सुना है। कल टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहली बार आग लगने का मामला सामने आया है। कंपनी इसकी जांच भी कर रही है और जल्द से जल्द इसकी पूरी डिटेल्स भी देंगी। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए आइए चलते हैं दानिश आनंद के पास। दानिश, ये एक बड़ी आग लगती हुई दिखी और पहली दफा ऐसा हुआ कि कंपनी के प्लांट में आग लगी है। पूरा मामला और किस तरह से आग लगी? देखिए, पिछले कुछ महीनों से हमने काफी ऐसी रिपोर्ट देखी हैं जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगी है, लेकिन पहली बार एक ऐसी सामने हमारे एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखने को मिला है कि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी जो है उसमें मुंबई में आग लग गई और सही समय पे फायर ब्रिगेड आई है और उन्होंने आग को बुझाया है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब एक इलेक्ट्रिक कार ने इंडिया में आग उस गाड़ी में लगी है। टाटा मोटर्स ने इस पे एक स्टेटमेंट निकाली है और टाटा मोटर्स ने कहा है कि ये तो एक वन ऑफ थर्मल इंसिडेंट है, इस पे कंपनी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक प्रॉपर जांच पड़ताल चल रही है इस समय और एक प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंपनी आगे जाके एक फाइनल रिपोर्ट लेकर आएगी। और कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी ने अभी तक टाटा मोटर्स ने लगभग 30,000 के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बेचे हैं और ये पहली बार हुआ है कि किसी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ी में आग लगी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जहां हम काफी समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स में आग लगते हुए देख रहे थे, पहली बार ही हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक कार में आग लगी है। एक बड़ा सवाल इसी बात पर उठता है कि जहां सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से एक मेजर पुश दिया गया है ईवीज की तरफ, वहीं दूसरी तरफ इन गाड़ियों की और खासकर बैटरी की सेफ्टी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, गाड़ियों की और बैटरी की सेफ्टी को लेकर अटकलें काफी समय से। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें, गवर्नमेंट का पुश लगातार है, लेकिन ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फेजेस हैं जिससे ये थीम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब फिलहाल गुजरती हुई नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, एक बड़ा गिरावट का ट्रेंड पिछले कुछ क्वार्टर्स का देखने के बाद अब ये चल पड़ा है अच्छी खासी तेजी के साथ और ऑटो एंसिलरीज भी इसके चलते फोकस में है। नागराज, ऑटो एंसिलरी स्पेस में कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें?
जी हाँ, ऑटो एंसिलरी में आप देखोगे उतना कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिखी है लास्ट कई दिन से, लेकिन इतना गिरने के बाद एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम पुल बैक जैसे एक पैटर्न बन रहा है कई स्टॉक्स में। उसमें मैं एक कहना चाहूंगा भारत फोर्ज है, और एक अपसाइड बाउंस के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन में हुआ था कल, और आज एक सस्टेनेबल अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। जो छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग के लिए ट्रेड करते हैं, भारत फोर्ज खरीद सकते हैं। छोटा सा अपसाइड टारगेट रहेगा। बड़ा तेजी का कुछ अभी भी संकेत नहीं है, अभी भी कुछ चार्ट पैटर्न नहीं है, लेकिन जो अपसाइड मोमेंटम है और एक आध 2 दिन तक दिखने को मिलेगा। बड़ा अपसाइड कुछ समय में इस स्पेस में नजर आता हो दिख सकता है। कुछ दिनों से हम इसे डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो के साथ एंसिलरीज भी यहाँ पर फोकस में नजर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी प्ले, क्योंकि रुद्रा कमोडिटी करेक्शन हम देख चुके हैं कमोडिटी प्राइसेस में, उसका एक सीधा इम्पैक्ट है जो कि एफएमसीजी में इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता जब बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ट्रेंड देखने को मिला, बाजार जब परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, एफएमसीजी प्ले था जो कि सपोर्ट जरूर दे रहा था। आज के सत्र में भी निफ्टी एफएमसीजी को अगर देखेंगे हरे निशान के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कुछ काउंटर्स HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में तेजी भी है। एफएमसीजी में कोई टॉप पिक अगर आपकी तरफ से आप देना चाहें? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज ब्रेकआउट किया है, वो लेवल है 2230 पर। 2230 का ऊपर क्लियर सेट लॉस भी हो रही है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लुक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम एफएमसीजी। लास्ट 4 डेज से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम सपोर्ट बहुत बढ़िया है, और Hindustan Unilever is first headed towards levels closer to 2350 zones. So Hindustan Unilever को अभी भी करंट मार्केट प्राइस पर और any dips to levels closer to 2200 to 2220 will be a great buying level, and look at targets of 2350 to come on Hindustan Unilever. Definite buy at current market price and even on dips to 2220. चलिए, करंट लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके और तेजी के अनुमान नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, बाजार बंद होने में महज 4 मिनट बाकी हैं और क्विकली एक बार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनकी BTST कॉल्स भी जान लेते हैं, क्योंकि बाजार का मूड माहौल तो अच्छा नजर आ रहा है। राजेश जी, कोई कॉल्स BTST के तौर पर जो आप ले जाना चाहेंगे? तो मानसी जी, 3 स्टॉक पे फोकस है। पहला है पॉलीकैब। ये स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है पॉलीकैब को यहाँ से बाय किया जा सकता है। 2190 पे अभी ट्रेड कर रहा है। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं BTST के 2240 से 2250 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2165 का। दूसरा स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस अशोक लीलैंड का। इसको पहले भी हमने रिकमेंड किया, और अब जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन आज बना है, हमें लगता है अशोक लीलैंड में 145 से 148 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते। 137 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। और एक कैश सेगमेंट में स्टॉक है रामा स्टील। अगर ये स्टॉक में देखें तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ, और आज जिस तरीके से स्टॉक में एक्शन बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है रामा स्टील को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 415 से लेकर 420 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 382 का। जी, कोई BTST कॉल आपकी तरफ से? जी हाँ, मेरे ख्याल से BTST ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छा खासा स्टॉक है, जो आपने डिस्कस भी हुआ है, जो है मारुति का एक आज अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट है, बैक्ड बाय वॉल्यूम, और एक लंबा कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेकआउट है। टेक्निकली माना जाता है जैसे ब्रेकआउट एटलीस्ट नेक्स्ट दिन, अगले दिन के लिए एक इम्पैक्ट रहता है पॉजिटिवली। मेरे ख्याल से एक BTST का एक कैंडिडेट बन सकता है। अराउंड 8600 का पॉसिबिलिटी है एक आध 2 दिन में, और 8150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल। रुद्रा, आप क्या ले जाना चाहेंगे? BTST कॉल बताएं अपनी। मारुति रिपीटेडली आई वाज टेलिंग, इवन अभी भी बोला कल को 8350 आ सकता है, बट द स्पीड इन विच इट इज गोइंग आज ही आ सकता है। सो मारुति स्टिल अ बाय। 8700 800 टारगेट्स आर ओपन। Tata Motors still a buy, 420 to 425 target open, and also for me Hero MotoCorp and M&M also looks very good. So all autos for BTST. तो BTST इनफैक्ट मारुति आज के लिए हीरो साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट जिसका सीधा असर इस स्टॉक मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर जिसका एक इम्पैक्ट थीम हम लगातार आपको बता रहे हैं, और पर्टिकुलरली येन में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इससे इनके सोर्सिंग कॉस्ट में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसी के चलते मारुति सुजुकी में अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रडार पर यह स्टॉक नजर आ रहा है। राजेश जी, रूट मोबाइल पर एक बार क्विकली अपनी राय दीजिए, क्योंकि कंपनी बाय
बायबैक को लेकर विचार कर रही है। कुछ दिनों में बोर्ड मीट भी करने वाली है। स्टॉक में एक मूवमेंट है, 10% के अप मूव्स दिखा रहा है। Give me time. Yeah. सो स्टॉक में देखिए करेक्शन का दौर तो चल रहा था। आज अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। लोअर साइड से स्टॉक में अगर हम देखें सेटअप तो 1190 के आसपास इसके एक मल्टीपल बॉटम जैसे बनते हुए दिख रहे हैं वीकली चार्ट पे। अगर हमें लगता है कि 1190 के लेवल को नहीं वॉयलेट करता तो स्टॉक में ये पुलबैक जो बना है ये 1275 से लेके 1290 तक यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो छोटा ही स्टॉप लॉस है यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1180 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 1275 1290 तक आते हुए दिख सकते हैं। बंद होने को है और इस बीच अगर इंडेक्सेस को देखेंगे, निफ्टी में हरे निशान के साथ 153 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी 320 अंकों की तेजी के साथ और सेंसेक्स भी हरे निशान के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। आइए चलते हैं प्रियंका के पास और देखते हैं बाजार की क्लोजिंग कैसे रही। ओवर टू यू प्रियंका। बिल्कुल शुक्रिया मानसी। देखिए आज बाजार में क्लियरली हमने देखा कि दोनों तरफ के मूव्स दिखे। हमने एक थोड़े से पॉइंट्स के गैप अप के साथ खोला, उसे बाजार ने सस्टेन किया। एक समय पे आपने सारे जो गेन्स थे वो इरोड होते हुए देखे और उसके बाद बाजार ने क्या कमबैक दिखाया सेकेंड हाफ में। 1 बजे के बाद यानी 1:30 बजे के बाद जिस तरह का कमबैक देखा, क्लियरली बाजार अब 15,550 के ऊपर ट्रेड होते हुए उसी की तरफ बढ़ते, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज कौन से स्पेसेस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया? क्लियरली आज सबसे पहले आपको ऑटो स्पेस ने लीड करते हुए दिखाया। उसमें सबसे सरप्राइजिंग मूव्स जो थी वो मारुति सुजुकी थी, जो 6 महीने के अपने हाई लेवल्स पर आज उससे भी ऊपर इनफैक्ट ट्रेड करते हुए आज बंद होने की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। येन की वीकनेस बड़ा रीजन, ऑटो पैक के लिए जितने भी बड़े हेडविंड्स हैं अब वो टेलविंड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी यूजर, ये कुछ प्ले आउट्स हैं जो हम देख रहे हैं जिसके चलते आपने स्टॉक साइकिल। अब देखिए क्लोजिंग में भी आप देखें तो लगभग 7% की मूव के साथ आज के दिन में 520 रुपए का मूव आपको मारुति सुजुकी में दिखा। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प हो, आइशर मोटो हो, तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, पैसेंजर व्हीकल हो या फिर 2 व्हीलर सेगमेंट हो, सब में ही आपको आज तेजी देखने को मिली। दूसरा एक और स्पेस जो हाईलाइट करना चाहेंगे वो है क्रूड फॉल के गेनिंग स्टॉक्स का। यानी आपने पेंट स्टॉक्स देखे, चाहे एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, आप धीरे धीरे टायर स्टॉक्स को भी इस लाइट में देखेंगे। होम इंप्रूवमेंट थीम के जुड़े हुए पिडिलाइट जैसे काउंटर्स को भी देखेंगे, स्पेशलिटी केमिकल के काउंटर्स को देखेंगे, उनमें आपको मूव जरूर देखने को मिली। और तीसरा बड़ा सपोर्ट, ऑटो तो एक बड़ा पिलर रहा ही आज की बाजार की तेजी का, दूसरा बड़ा पिलर जो रहा वो रहा आईटी स्टॉक्स। आपने टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनफैक्ट मिड कैप आईटी स्टॉक्स को भी बात करें, लाइक परसिस्टेंट हो, माइंडट्री हो, इन्फोसिस हो, बिरला सॉफ्ट हो, एक्सेंचर की इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, उसके चलते भी आपने पूरे टेक्नोलॉजी पैक में एक आज के दिन एटलीस्ट एक रिवाइवल देखा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक अच्छा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पैक में प्ले आउट हो सकता है। एचडीएफसी ट्विंस हम कल से देख रहे हैं बाजार को सहारा दे रहे हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो बाजार में आज क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। और ये कुछ आप गेनर्स भी देख रहे हैं जो क्लियरली बाजार में, इसमें पहले 5 या 10 काउंटर्स आप निफ्टी पर बात करें तो फर्स्ट 5 काउंटर्स ऑन द निफ्टी, उसमें से आपको ऑटो पैक के कम से कम 4 काउंटर्स दिखाई देंगे, 3 काउंटर्स जरूर दिखाई देंगे। सो ये आज के लिए बाजार के लिए एक रैप था कि जिसमें बाजार में क्लियरली आपको रिलायंस से हालांकि आज परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से भरपाई रिलायंस की परफॉर्मेंस की आपको ऑटो और आईटी पैक करते हुए दिखाई दिए। अब एक क्रूशियल लेवल के ऊपर बाजार बंद हो रहा है, कंफर्टेबली डिसाइसिवली बंद हो रहा है, तो जाहिर तौर पर यहाँ से बाउंस बैक अभी जारी रह सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इसी के साथ शो को यहीं रैप करेंगे, यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया। राजेश, नागराज और साथ ही रुद्र, उन्होंने आज अपनी स्टॉक पिक्स के साथ हमारे ट्रेडर्स की हेल्प की मार्केट को नेविगेट करने में भी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन मार्केट्स पर, बाजार के बाद कॉर्पोरेट जगत से, बिजनेस जगत से, पॉलिटिकल जगत से, अब तो वहां भी इतना एक्शन है। ये सारा एक्शन आप लगातार इतना उस प्रदेश पर देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।